नमस्कार, बहुत स्वागत आपका। मैं हूं आपके साथ सचिन पाटिल। आप देख रहे हैं आनंद 24/7। वक्त है न्यूज अपडेट का। तो छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र का आगाज 23 फरवरी से होने जा रहा है। 20 मार्च तक चलने वाले इस सत्र में 15 बैठकें होंगी। इस सत्र में जहां प्रदेश का बजट पेश होगा, वहीं विपक्ष के साथ ही सत्ता पक्ष के सदस्य भी सरकार को घेरने की कोशिश करते नजर आएंगे। सदन में कौन किस पर भारी पड़ेगा, किन मुद्दों की गूंज सदन में सुनाई देगी, रिपोर्ट में देखिए। छत्तीसगढ़ विधानसभा की बजट सत्र का आगाज राज्यपाल रमेन डेका के अभिभाषण से होगा। राज्यपाल के अभिभाषण के माध्यम से सरकार की 2 सालों की उपलब्धियों का ब्यौरा सदन में पेश होगा। वहीं सत्र के दूसरे ही दिन यानी 24 फरवरी को बजट भी पेश किया जा सकता है। इसके बाद सदन में राज्यपाल के अभिभाषण और बजट पर चर्चाओं की शुरुआत होगी। प्रारंभिक चर्चा के बाद विभागवार चर्चा की जाएगी। इस दौरान प्रश्नकाल, ध्यान आकर्षण और स्थगन के माध्यम से सरकार को घेरने की कोशिश भी होगी। विपक्षी सदस्य धान खरीदी से लेकर कानून व्यवस्था तक कई मुद्दों पर सरकार को घेरने की कोशिश तो करेंगे ही, वहीं सत्ता पक्ष के वरिष्ठ सदस्य भी सदन में मंत्रियों की मुश्किलें बढ़ाते नजर आ सकते हैं। इस बार 2649 सवाल लगाए गए हैं। इनमें से 1332 अतारांकित और 1277 तारांकित प्रश्न लगाए गए हैं। इनमें से बड़े पैमाने पर प्रश्न सत्ता पक्ष के सदस्यों ने ही लगाए हैं, यानी कुल मिलाकर सदन में लगातार कई मुद्दों पर तल्खी नजर आएगी। इसकी बानगी अभी से घमासान के रूप में नजर आ रही है। इस विधानसभा सत्र के दौरान अभी बहुत ही हमारे कांग्रेस के विधायक दल आक्रामक रूप से जनता के मुद्दों को लेकर सरकार के खिलाफ मजबूती से लड़ाई लड़ेंगे और मुद्दों की कमी नहीं है। हमारे पास बड़े बड़े मुद्दे हैं और इसी विधानसभा सत्र के दौरान कांग्रेस भी बाहर, इस समय पार्टी भी आक्रामक रूप से सड़क के बाहर भी लड़ाई लड़ेगी। कुल मिलाकर इस समय सरकार को हम पूरी तरह से विधानसभा के अंदर हो या विधानसभा के बाहर हो, पूरी तरह से हम बैकफुट में लाएंगे और सरकार को हम जनता के सामने बेनकाब करेंगे। देखिए, कांग्रेस पार्टी सुस्त हो गई है छत्तीसगढ़ में। उनमें कोई एनर्जी बचा नहीं है, क्योंकि उनका एनर्जी को रखने वाला वो जेल में कैद है। 3200 करोड़ रखे हैं, तो लोगों में कांग्रेस पार्टी में कहाँ से एनर्जी आएगा उसी लड़ाई झगड़े में। और उसके बाद उनके जो हेड हैं वो बार बार खबर भेजते हैं कि आ जाओ ट्रेनिंग ले लो, आ जाओ ट्रेनिंग ले लो, कैसे आलू से सोना बनाएंगे ये लोग जान ही रहे हैं। और जो व्यथित होकर के निराशाजनक स्थिति इसलिए देखने को मिला कि विधानसभा में भी इस समय ये लोग क्वेश्चन नहीं लगाए हैं। विधानसभा ऐसा पवित्र सदन है जिसमें प्रदेश के विकास के लिए खुली रूप से चर्चा होनी चाहिए। छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र में जैसे कि नाम से ही जाहिर है कि बजट ही केंद्र में होगा, फिर भी धर्मांतरण विधेयक पर निगाहें होंगी। वहीं अन्य मुद्दों पर सदन में चर्चा होगी। कवासी लखमा जेल से बाहर आने के बाद सत्र की कार्रवाई में शामिल हो पाएंगे या नहीं, ये भी देखने वाली बात होगी। INH 24/7 के लिए रायपुर से गौरव शर्मा की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव नई दिल्ली में आयोजित इंडिया AI इम्पैक्ट समिट 2026 में पहुंचे। इस अवसर पर उन्होंने गूगल पवेलियन का दौरा किया और मध्य प्रदेश में डेटा सेंटर और IT पार्क स्थापित करने के लिए निवेशकों को आमंत्रित किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि AI की मदद से प्रदेश के चिकित्सा और तकनीकी विकास को नई गति मिलेगी। इसके अलावा वे खजुराहो नृत्य महोत्सव में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल हुए। रिपोर्ट देखिए। मुख्यमंत्री ने शुक्रवार को नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित इंडिया AI इम्पैक्ट समिट 2026 के समापन सत्र में सहभागिता की। उन्होंने भारत मंडपम स्थित भोपाल मीडिया सेंटर में नेशनल मीडिया करस्पॉन्डेंट से AI के भविष्य और इसके इस्तेमाल पर खुलकर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने AI से निर्भय होकर देश के हित में काम करने पर जोर दिया है।
हमारी सरकार प्रदेश की समृद्धि के लिए सभी चुनौतियों से उबरकर तेज गति से आगे बढ़ रही है। राज्य के चिकित्सा क्षेत्र में एआई की मदद से सही समय पर बीमारियों की पहचान और उनका निदान एवं सुदूर अंचलों तक बेहतर सुविधाएं मुहैया कराने के लिए राज्य सरकार संकल्पित है। मध्य प्रदेश में नए नए उद्योग स्थापित करने के लिए हमारे पास पर्याप्त भूमि और पानी उपलब्ध है। प्रत्येक क्षेत्र में हम एआई का उपयोग करने जा रहे हैं कि सुशासन को लेकर के एआई का बेहतर से बेहतर उपयोग होता है। हमारी जन कल्याणकारी नीतियों को नीचे तो उतारने में हम इसका लाभ लेंगे। पर्यटन को भी, पर्यटन में धार्मिक पर्यटन, खासकर उज्जैन जैसी जगह पर जब 2028 में सिंहस्थ मेला होने वाला है और 40 करोड़ से ज्यादा लोग आने वाले हैं, ऐसे में सब व्यवस्थाओं के प्रबंधन में भी इसका बड़ा लाभ है और भविष्य में आने वाली चुनौतियों से निपटने में भी इसकी मदद होने वाली है। तो उम्मीद करेंगे कि सारे प्रकार के, विविध प्रकार के टूरिज्म के सेक्टर में भी कहीं होम स्टे होगा, स्टे करने की व्यवस्था, आने जाने के मार्ग क्या है, कनेक्टिविटी कैसे मिलेगी, ऐसी कई चीजों का एआई का उपयोग लेकर के हम टूरिज्म में भी आगे बढ़ेंगे। हेल्थ, एजुकेशन, एग्रीकल्चर, जो मैंने पहले कहा है, प्रत्येक क्षेत्र में इसका लाभ। सीधे सीधे एआई का प्रत्येक किसान कैसे उपयोग करेगा, ये एक चुनौती तो रहेगी, लेकिन हमारा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट इसमें बड़ी भूमिका अदा करेगा। मुख्यमंत्री ने मध्य प्रदेश में डाटा सेंटर स्थापित करने के लिए बड़े निवेशकों और कंपनियों को आमंत्रित किया। इससे प्रदेश की समृद्धि और तकनीकी विकास को गति मिलेगी। साथ ही प्रदेश में आईटी पार्क को बढ़ावा दिया जा रहा है ताकि युवाओं को अपने ही राज्य में रोजगार के अवसर मिले और वे एआई जैसी नई तकनीकों का लाभ उठा सकें। इसके अलावा मुख्यमंत्री खजुराहो नृत्य समारोह में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल हुए। ब्यूरो रिपोर्ट, आईएनएच न्यूज, भोपाल। कांग्रेस ने मध्य प्रदेश विधानसभा में उपनेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे के इस्तीफे की पुष्टि कर दी है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी और नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार को कटारे ने अपना त्यागपत्र सौंपा है। संगठन महासचिव डॉक्टर संजय कामले एवं मीडिया प्रमुख मुकेश नायक ने यह बताया कि कटारे ने पारिवारिक दायित्व और समय की कमी के कारण पद से इस्तीफा दिया है। वे अपने विधानसभा क्षेत्र को समय नहीं दे पा रहे थे। उनका यह इस्तीफा केवल उपनेता प्रतिपक्ष के पद से है, पार्टी सदस्यता नहीं छोड़ी है और वे आगे भी कांग्रेस में बने रहेंगे। अब देखना यह होगा कि उनका इस्तीफा स्वीकार होगा या नहीं। यह प्रदेश अध्यक्ष और शीर्ष नेतृत्व के विवेकाधिकार पर निर्भर है। मंडला जिले में गंभीर बीमारी से जूझ रही आर्थिक रूप से कमजोर एक बच्ची के प्रति मध्य प्रदेश सरकार ने संवेदनशीलता दिखाई है। स्थानीय विधायक की पहल के चलते मुख्यमंत्री के आदेश पर इलाज के लिए तत्काल बच्ची को एयर एम्बुलेंस से पीजीआई चंडीगढ़ रवाना किया गया। दरअसल जिले के मवई विकासखंड के घुटास गांव की 14 वर्षीय रितिका यादव फेफड़ों की गंभीर बीमारी सिस्टिक फाइब्रोसिस से पीड़ित है और वो हॉस्पिटल में ऑक्सीजन सपोर्ट पर भर्ती है। उसकी हर सांस मशीनों के सहारे चल रही थी और परिवार की उम्मीदें समाज और प्रशासन की मदद पर टिकी थी। रितिका की गंभीर स्थिति को देखते हुए क्षेत्रीय विधायक नारायण सिंह पट्टा ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से चर्चा की। मुख्यमंत्री ने मामले को गंभीरता से लिया और तत्काल अधिकारियों को निर्देश दिए। इसके बाद पूरा प्रशासनिक अमला सक्रिय हुआ और रितिका को जबलपुर से एयर एम्बुलेंस से चंडीगढ़ स्थित पीजीआई रेफर किया गया। बच्ची की मां तारेश यादव ने विधायक और मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया है। सिस्टिक फाइब्रोसिस बीमारी है। मुझे अगस्त से सांस लेने में प्रॉब्लम है। कंटिन्यू ऑक्सीजन पे ही रहती हूँ। मैं 9th क्लास तक स्कूल गई थी, बट अभी 2 साल से मेरा पढ़ाई स्टॉप है। जनता के माध्यम से और सोशल मीडिया के माध्यम से हमारी बात हमारे मतलब कि बिछिया विधानसभा के विधायक जी को पता चला और उन्होंने अपने विधानसभा जाने के बाद में वहाँ पर हमारे लिए
मुख्यमंत्री जी तक मेरी बेटी की बीमारी के बारे में संदेश पहुंचाया और वहां से संदेश पहुंचाने के बाद हमारी जो कंडीशन थी, मेरी बेटी विदाउट ऑक्सीजन 1 मिनट भी नहीं रह पाती है। मैं चाहता हूं कि उनका उपचार वहां पर हो और वो जल्दी स्वस्थ हों और स्वस्थ होकर के घर लौटें, और जब घर लौट कर के आएगी तो मैं निश्चित रूप से बेटी रितिका से मिलने जाऊंगा। यह जो मेरा मिशन है ये लगातार जारी रहेगा और मैं लोगों की सेवा करता रहूंगा। ग्वालियर चंबल संभाग के साथ साथ मध्य प्रदेश में तेजी से बढ़ते डॉग बाइट के मामलों ने चिंता बढ़ा दी है। वहीं रेबीज का खतरा और बढ़ गया है। डॉग बाइट का मुद्दा विधानसभा में भी उठ चुका है। इसे देखते हुए गजराजा मेडिकल कॉलेज ने एक पहल की है। लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग को ग्वालियर में प्रदेश का पहला स्टेट रेबीज रिसर्च एंड कंट्रोल सेंटर स्थापित करने का प्रस्ताव भेजा है। रिपोर्ट देखिए। डॉग बाइट की घटनाओं से ग्वालियर चंबल भी अछूता नहीं है। यहां पिछले दिनों रेबीज से मौतें हो चुकी हैं। यह मुद्दा विधानसभा के बजट सत्र में भी गूंज चुका है। अब ग्वालियर में प्रदेश का पहला स्टेट रेबीज रिसर्च एंड कंट्रोल सेंटर स्थापित करने का प्रस्ताव भेजा गया है। यह प्रस्ताव गजराजा मेडिकल कॉलेज ने लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग को भेजा है, जिसमें स्पष्ट किया गया है कि GRMC और उसके समूह के जय आरोग्य अस्पताल मध्य प्रदेश का पहला और देश का 17वां विश्वसनीय संस्थान है, जहां ग्वालियर, चंबल और सागर संभाग के अलावा यूपी, राजस्थान के सीमावर्ती जिलों से भी बड़ी संख्या में मरीज इलाज के लिए आते हैं। आंकड़ों पर नजर डालें तो डॉग बाइट के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। ग्वालियर में रिसर्च सेंटर बनता है रेबीज का, तो ये बहुत अच्छी बात होगी। इससे प्रदेश को भी फायदा मिलेगा और देश को भी फायदा मिलेगा। ये ग्वालियर में एंटी रेबीज क्लिनिक बहुत पुराने समय से चल रही है और यहाँ के डॉक्टर्स को काफ़ी जानकारी है। इस विषय पर एक रिसर्च की आवश्यकता है कि कहाँ कहाँ कितनी मात्रा में डॉग बाइट हो रहे हैं और जो डॉग बाइट हो रहे हैं उनमें क्या वायरस की स्ट्रेन में कोई बदलाव हो रहा है, उनके जीनोम में कोई चेंज हो रहा है क्या। इन सभी चीज़ों को दृष्टिगत रखते हुए हमने एक प्राथमिक तौर पर अभी एक प्राइमरी प्रपोजल, एक एप्लीकेशन हमने भेजी है। डॉग बाइट के कई मरीज गंभीर हालत में यहां पहुंचते हैं। बीते 25 दिनों में ग्वालियर, दतिया, छतरपुर और टीकमगढ़ से आए रेबीज के 4 मरीजों की मौत हो चुकी है। ऐसे में स्टेट रेबीज रिसर्च एंड कंट्रोल सेंटर स्थापित होने पर उसका संचालन PSM के कम्युनिटी मेडिसिन विभाग करेगा। यह सेंटर इलाज तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इसके माध्यम से रेबीज वायरस के बदलते पैटर्न और संक्रमण के कारणों का रिसर्च किया जाएगा। जावेद खान, INS 24/7, ग्वालियर। मुरैना के चिनौनी थाना पुलिस की अवैध रेत उत्खनन पर कार्रवाई ने पुलिस महकमे में भूचाल ला दिया। कुछ दिनों पहले चंबल नदी के होरा बराहा घाट से रेत परिवहन करते 5 ट्रैक्टर ट्रॉली को पकड़ा गया था। आरोप है कि पुलिस ने 4 वाहनों को कथित रिश्वत लेकर छोड़ दिया था, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। रिपोर्ट देखिए। मुरैना में पैसे लेकर अवैध रेत उत्खनन करने वाले वाहनों को छोड़ने के आरोप लगे हैं। मामले की गंभीरता के चलते पुलिस अधीक्षक ने तुरंत सख्ती दिखाते हुए थाना प्रभारी सहित 7 पुलिस कर्मियों को निलंबित कर दिया। वीडियो सामने लाने वाले ASI पर भी कार्रवाई हुई। अब थाने की कमान ऋषि शर्मा को सौंप दी गई है। रिश्वत लेकर ट्रैक्टर ट्रॉली छोड़ने वाले पुलिसकर्मी सस्पेंड। चंबल में अवैध खनन करते 5 ट्रैक्टर पकड़े थे। रेत का अवैध उत्खनन कर परिवहन कर रहे 5 ट्रैक्टर ट्रॉलियों को बीहड़ में कार्रवाई करते हुए पकड़ लिया, जिसका वीडियो मौके पर मौजूद ग्रामीणों ने बना लिया। आरोप है कि इन ट्रैक्टर ट्रॉलियों को थाने ले जाने के बाद रिश्वत लेकर 4 ट्रैक्टर ट्रॉलियों को छोड़ दिया गया। इसी दौरान ASI कमलेश कुमार जाटो ने अपने मोबाइल से एक वीडियो बना लिया। ASI ने वीडियो पुलिस अधिकारियों को सेंड कर दिया और सोशल मीडिया पर भी डाल दिया। जिसमें एक ट्रैक्टर के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की गई थी और बाद में शिकायत प्राप्त हुई कि कुछ 4-5 ट्रैक्टर
जिनको पैसा लेकर थाना प्रभारी और उनकी टीम के द्वारा छोड़ दिया गया है। इस संबंध में जो थाने में पदस्थ एएसआई कमलेश कुमार है, उनके द्वारा भी सोशल मीडिया पे कुछ ऑडियो प्रसारित किए, वीडियो प्रसारित किए, जो कि सीधे वरिष्ठ अधिकारियों को संज्ञान में न लाकर सीधे सोशल मीडिया पे प्रसारित करना और उनका आचरण संदिग्ध पाया गया है। पूरे घटनाक्रम ने अवैध खनन और पुलिस की मिलीभगत पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं, जबकि वीडियो ने सिस्टम की पारदर्शिता पर भी गंभीर बहस छेड़ दी है। अब सवाल उठ रहे हैं कि अवैध रेत माफियाओं पर शिकंजा कसने के बजाय मुरैना पुलिस के भीतर ही अंदरूनी खींचतान क्यों बढ़ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, INH न्यूज, मुरैना। सूरजपुर में सड़क पर बर्थडे पार्टी मनाना आरोपियों को भारी पड़ गया। दरअसल अंबिकापुर बनारस मार्ग के सड़क पर बर्थडे पार्टी मनाने का वीडियो वायरल हुआ था। बर्थडे जश्न मनाने के कारण एम्बुलेंस समेत कई वाहनों का आवागमन बाधित हो गया था, जिसके बाद एसपी ने मामले को गंभीरता से लेते हुए टीम गठित की, जिसके बाद लटोरी पुलिस ने सभी 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया। तो देखिए, ये बर्थडे के कारण कई वाहनों का आवागमन बाधित हुआ। ये जो तस्वीरों में आप लोगों को देख रहे हैं, इन्होंने सड़क पर बर्थडे पार्टी बनाई, जिसकी वजह से सड़क ब्लॉक हो गई और वाहनों को आवागमन में दिक्कत हुई, यहां तक कि एम्बुलेंस को भी दिक्कत हुई, जिसके बाद पुलिस ने ये बड़ा एक्शन लिया और 7 आरोपियों को इस मामले में गिरफ्तार किया गया है। इसका पहले वीडियो वायरल हुआ और जब वीडियो वायरल हुआ तो ये पुलिस तक पहुंचा। पुलिस ने संज्ञान लिया और उसके बाद कार्रवाई की। सूरजपुर की ये खबर है। कल एक दिन में वीडियो संज्ञान में आया था, जिसमें कि कुछ लड़के मेन रोड में गाड़ी खड़ा करके बर्थडे मनाते हुए आवागमन व्यवधान पैदा कर रहे थे। इस वीडियो पे पुलिस के द्वारा संज्ञान लेते हुए तुरंत उसमें मुकदमा कायम किया गया और वीडियो की जांच पड़ताल पे लोगों को पतासाजी करके आज उनको अरेस्ट किया गया है। रायपुर में लाखों रुपए के लेन देन विवाद में 2 युवकों का अपहरण हुआ। आरोपियों ने हथियार दिखाकर मारपीट की और जमीन के दस्तावेजों पर जबरन हस्ताक्षर कराए। नगद, बैंक कागजात, मोबाइल और मोटरसाइकिल भी छीनी गई। घोराही तालाब के पास झोपड़ी में बंधक बनाए जाने के बाद पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जबकि एक फरार है। गिरफ्तार आरोपियों में कई का पुराना आपराधिक रिकॉर्ड भी है। राजधानी रायपुर में लाखों रुपए के देन लेन के चक्कर में एक बड़ी अपहरण की घटना जो है वो सामने आई है। पुलिस ने इस पूरे मामले का खुलासा किया है और जिन लोगों ने अपहरण किया था वो भी राजधानी रायपुर के पुराने गुंडा बदमाश बताए जा रहे हैं। सीधे डीसीपी से बात करेंगे। संदीप पटेल जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सर, किस तरीके की घटना थी, कैसे आप लोगों ने इस पूरे अपहरण की घटना को सुलझाया? पुलिस को सूचना मिली थी कि 2 व्यक्तियों को कुछ लोगों ने बंधक बना के रखा है, ये रामकुंड तालाब के पास। सूचना पर हमने तस्दीक करने के लिए टीम रवाना की थी। टीम ने रेड करके रंगे हाथों जो आरोपी थे उन लोगों को पकड़ा और प्रार्थियों को हमने छुड़ाया। उनके साथ हमें 2 पिस्टल और 2 बुलेट उन्हीं पिस्टल में मिली। टोटल 6 आरोपियों को हमने अभी तक अरेस्ट किया है। जांच करने पर अभी जो हमें प्रथम दृष्टया मामला समझ में आया है कि ये चूँकि इनका लेन देन संबंधी आपस में मामला था और उसी की वसूली के लिए इन 6 आरोपियों को वसूली करने के लिए लगाया गया था। तो इन लोगों ने इनको बंधक बना के इनको मारपीट हुई थी कि वसूली का जो रकम है वो तुरंत इनको टाइम से मिल जाए। इसी संबंध में जब पुलिस को पता चला तो हमने तुरंत इस पर कार्रवाई की है। सर, कैसे अपहरण किया था इन लोगों ने, क्योंकि आप बता रहे पिस्टल भी इनके पास से मिली है, और साथ ही साथ कितने दिन तक रखा और क्या पूरा ये मामला था? इनको बुलाया गया था उस जगह पे इसी संबंध में। तो ये जब गए थे तो फिर वहीं पे इन लोगों को पकड़ के बंधक बना लिया गया। चूँकि इनके पास पिस्टल भी थी तो उसका डर दिखा के इनको 2 दिन तक रखा गया। बाद में फिर इनको रिकवर किया गया है। उस संबंध में भी जांच कर रहे हैं सर कि किसी होटल में रखे थे, कहाँ रखे थे? नहीं, एक रामकुंड तालाब के पास एक छोटा सा घर है, उसी में इनको रखा गया था।
एक आरोपी फरार बताया जा रहा है और इसमें जो सोनकर नामक आरोपी है इसके खिलाफ 14 से ज़्यादा अपराध दर्ज हैं। पुलिस ने पिस्टल भी जब्त की है और आगे इस मामले में जांच जारी है। कैमरा पर्सन इकराम कुरैशी के साथ मोहम्मद सैन, ANS 24/7 राइट। पुरानी कहावत है, सैया भय कोतवाल तो डर काहे का। इसी कहावत को सच साबित करने का मामला सामने आया है। मध्य प्रदेश के शाजापुर जिले में, जहां पोलाय कला तहसील क्षेत्र के निवालिया गांव में शासकीय सेवा भूमि को निजी बताकर बेच दिया गया और 24,10,000 रुपए की धोखाधड़ी की गई। मामले में खरीदार की शिकायत पर पुलिस ने कोटवार, दलाल और तत्कालीन राजस्व अधिकारी कर्मचारियों सहित 8 नामजद और अन्य आरोपियों के खिलाफ FIR दर्ज की। अब तक 3 आरोपियों को जेल भेजा गया है। मामले के अनुसार 5 बीघा 7 बिस्वा जमीन को लेकर आरोप है कि कोटवार और राजस्व विभाग के साथ दलालों ने मिलकर शासकीय जमीन को निजी संपत्ति बताकर ताज मोहम्मद को बेच दिया और 24,10,000 रुपए ऐंठ लिए। लेकिन मामला रजिस्ट्री के बाद नामांतरण पर अटक गया, जहां तत्कालीन तहसीलदार की सजगता से भूमि के नामांतरण पर रोक लगाकर उसे सेवा खाते में दर्ज करने के आदेश दिए। मेरे संज्ञान में जो मामला आया है ग्राम कोटवार की सेवा भूमि का विक्रय का, तो उसके लिए वरिष्ठ कार्यालय से भी जो भी कार्रवाई की जा रही है, उसके संबंध में जो भी दिशा निर्देश जारी किए हैं हम कार्रवाई कर रहे हैं उसके लिए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। अब देखते रहिए ANS 24/7। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।